वेलकम बैक। एंड आज की जो वीडियो रहेगी वो होगी लेक्चर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो 12th फ्रेश अभी आए हैं और 11th से पास होकर 12th में पहुंचेंगे, ये उनके लिए मेरी तरफ से एक लेक्चर है सो दैट वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। साथ में प्लीज़ एनसीईआरटी को फॉलो करें, पढ़ें और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएं। यस, तो जितने भी 12th हैं आप रेडी हो जाएं। मैं आपको आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पार्ट्स को बताऊंगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। वैसे मैं चाहूँगा कि पहले आप एक बार एनसीईआरटी का कि एटलीस्ट इस चैप्टर के 3-4 पेजेस पढ़ लेते और उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करते तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता। कि जो खुद से सीखते हैं आप, वो सबसे बड़ी सीख होती है। और उसके बाद जो टीचर देता है वो डेफिनेटली आपके अंदर जो डाउट्स क्रिएट होते हैं उनको वो क्लियर करता है। सो जो लोग यहाँ पर उस तरफ बैठे हुए हैं ध्यान से सुन लो। अगर आप सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं 12th तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ें, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ जो यहाँ पर अर्ली एडवांटेज लेना चाहते हैं। और वो अर्ली एडवांटेज लेकर 11th में जो उन्होंने कहीं ना कहीं, आपको पता है बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं लगता पूरे साल पढ़ना कैसे है और साल कब निकल जाता है पता नहीं लगता, बट 12th में एक अंदर से ये एक चेंज आप महसूस करते हैं कि नहीं, जो भी कमियां हमने छोड़ दी थी 11th में उन सबको भी पूरा करना है और 12th में अब कुछ करके दिखाना है। बिकॉज अंदर से शायद सब चाहते हैं कुछ अच्छा करना, तो वही जो अंदर से एक इच्छा आपके अंदर जाग रही है कि बहुत अच्छा करना है 12th में, तो फिर इस समय वीडियो को ऐसे मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कॉपीज खोलना और साथ साथ नोट्स बनाना, वीडियो को रोकना, बीच बीच में पॉज करना और फिर से सुनना कि वो चीज़ पूरी आपको समझ में आ जाए। वैसे आज का टॉपिक बहुत इजी है, आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा शायद, बट फिर भी मेरे हिसाब से है अगर कोई चीज़ 2 से 3 बार रिवाइज की जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके इतने प्रॉपरली आपके ब्रेन के उन लेवल्स तक पहुंच जाती है जिसके बाद आपका रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। और एक अच्छी स्टार्ट, आपको अगर एक अच्छी स्टार्ट मिल जाए तो फिर डेफिनेटली उस कॉन्फिडेंस से जब आप एक सिलेबस को शुरू करते हो तो डेफिनेटली आगे के चैप्टर्स भी उसी हिसाब से इजी होते जाते हैं और कहीं ना कहीं आप जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उन तक पहुंच जाते हैं। एनीवे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंड शुरू हो जाओ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सबसे पहले हम डेफिनेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं उसी को देखेंगे। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कहीं वर्ड इलेक्ट्रो दिख रहा है, स्टैटिक दिख रहा है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रो मीन्स कहीं चार्ज। सो रुके हुए चार्ज से रिलेटेड कुछ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, समथिंग टू डू विद स्टैटिक चार्ज। और अब उसे प्रॉपरली डिफाइन कर ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? एक ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। कुछ याद है? हीट में एक ब्रांच थी थर्मोडायनेमिक्स, वो भी फिजिक्स की ब्रांच थी। ये एक और ब्रांच है फिजिक्स की जो किससे डील करती है? विच डील्स विथ क्या? नंबर 1 फोर्सेस, नंबर 2 फील्ड्स, नंबर 3 पोटेंशियल्स। किसके कारण? ड्यू टू चार्जेस। यस, आपने सही सोचा, चार्जेस एट रेस्ट।
So electrostatic is a branch of physics which deals with forces, fields and potentials due to charges at rest. मतलब आप समझ गए होंगे आगे चैप्टर में क्या आने वाले हैं. फोर्सेस किसके कारण? चार्जेस एट रेस्ट के कारण. फील्ड्स किसके कारण? रुके हुए चार्जेस के कारण. पोटेंशियल किसके कारण? रुके हुए चार्जेस के कारण. सो होपफुली आपको ये पहली डेफिनेशन याद नहीं हो गई, समझ आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट. और ये आपकी पहली डेफिनेशन आपको पता भी लग गई और हमें इससे ये भी पता लग गया आगे के चैप्टर में कहीं फोर्सेस होंगी, कहीं फील्ड्स होंगी, कहीं पोटेंशियल्स होंगे रुके हुए चार्ज के कारण, चार्जेस एट रेस्ट के कारण. होपफुली इतना पता लग गया. सर क्या कर रहे हो आप? पढ़ा रहा हूं और क्या कर रहा हूं? नहीं सर, electrostatic is a branch of physics which deals with forces, fields and potentials due to charges at rest. सर बहुत मैकेनिकल लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि इसको याद कर लो. सर इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखाओ सर, दिखनी चाहिए हमें सो दैट हम रिलेट कर पाए. या तो ये सब काल्पनिक है, फालतू का है, या तो ये असल है, फिजिक्स है, साइंस है और हमें कुछ ना कुछ फील होना चाहिए उसके बारे में. हमें कहीं ना कहीं पता लगना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और हमने कहीं ना कहीं यहां देखा हुआ है. नहीं आप सही कह रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड. हाँ आपने देखा हुआ है उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को कई जगह पे महसूस किया हुआ है आप सब ने, और हर किसी ने जो भी यहां पर है अर्थ पे लगभग उसने सब ने ये महसूस किया हुआ है. क्यों? क्योंकि जब आप सिंथेटिक शर्ट पहनकर कहीं घूमने गए और वो सिंथेटिक शर्ट रब हो गई किसी प्लास्टिक की सीट से या किसी एक ऐसे मटेरियल से जिससे रब होने के बाद जहां रब हुआ उस छोटी सी जगह पर चार्जिंग हो गई, चार्ज आ गया. ये सो सीट में भी आया जहां रब किया उस छोटी सी जगह पे, और शर्ट पे भी आया, इस सिंथेटिक शर्ट पे भी आया जहां रब हुआ. और जब आपके दोस्त ने आपके सिंथेटिक शर्ट के इस हिस्से पे टच कर लिया कि सुन, और उसका हाथ आपके उस हिस्से पे लगा, उसको एकदम से शॉक लगा, अरे यार करंट आया मुझे. करंट कैसे आ रहा है? अरे आया यार, मुझे भी करंट आया. हर किसी को कभी न कभी ये करंट लगा है और आपने सोचा यार ये करंट कहां से आया. एक स्पार्क जैसा एक क्रैकलिंग साउंड आपको वहां पर महसूस हुई होगी और आपको लगा यार ये कहीं से चार्ज आया. यस, हम सब ने ये महसूस किया है कभी ना कभी. कई बार हम एकदम से सीट से खड़े होकर ऊपर मेटालिक रॉड को पकड़ लेते हैं जिससे हम गिरे नहीं, एकदम से स्पार्क लगता है. हो ना हो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारी बॉडी से चार्ज डिस्चार्ज हुआ उस रॉड पे, और वो डिस्चार्जिंग के समय उसने अपने आप को स्पार्क की तरह एग्जिबिट किया या अपने आप को स्पार्क की तरह दिखाया. वो जो स्पार्क दिख रहा है या जो स्पार्क महसूस हुआ उस समय या सुना, ये तो एकदम सच है ना. और वो स्पार्क कहीं से आया होगा ना, और आपके हाथ का हैंडल को टच करने पर ही तो पैदा हुआ. इसका मतलब हाथ में भी कहीं से चार्ज आया होगा ना. और डेफिनेटली आपकी शर्ट से या आपके स्वेटर से वो चार्ज कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे पहुंचा और बॉडी के थ्रू उस मेटालिक रॉड में वो डिस्चार्ज होते समय उसने अपने आप को स्पार्क की तरह दिखाया. इसका मतलब स्पार्क कब होता है? जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में
ये रुका हुआ चार्ज ट्रांसफर होता है, उस समय डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्जिंग के समय वो अपने आप को स्पार्क के रूप में दिखाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्पार्क तो हिला देता है सबको। आपको ढंग से पता है, जब बादल कड़कते हैं और जब आपको बिजली दिखती है, लाइटनिंग का फेनोमेना दिखता है आपको, तो आपको इतना बड़ा स्पार्क दिखता है ना नेचर का, जिसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं देखा, या आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतना बड़ा नेचर का स्पार्क। और वो कैसे हुआ होगा? वो भी बादलों में फ्रिक्शन से चार्ज पैदा हुआ। बादलों में फ्रिक्शन से चार्ज पैदा हुआ, और वो जो चार्ज बादलों में पैदा हुआ, आसपास इतना ज्यादा मॉइस्चर है, आसपास इतने ज्यादा वाटर वेपर्स है कि वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हुए उन वाटर वेपर्स पे, और इतने बड़े स्पार्क को, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, हमने देखा। यहां भी डिस्चार्ज हुआ, और डिस्चार्ज ने अपने आप को स्पार्क किया, लाइटनिंग के रूप में दिखाया। जब तक चार्ज स्टैटिक था, रुका हुआ था, बादल के अंदर था, उसने अपने आप को दिखाया नहीं, पर था। और था तभी तो आसपास जब वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आया और डिस्चार्ज हुआ, उसने अपने आप को लाइटनिंग के रूप में एग्जिबिट किया, दिखलाया। अब आप नहीं कह सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कल्पना है, इमेजिनरी सब्जेक्ट है या ब्रांच है। आपने ये सब महसूस किया है। आजकल तो नहीं, जब पुराने टाइम की कार्स हुआ करती थी, जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाते समय चाय पीने के लिए रास्ते पे उतरते थे, चाय वाय पीकर जब वापस जाते थे और एकदम से हैंडल को टच करते थे तो स्पार्क लगता था। ये स्पार्क क्या आप खुद सोच सकते हैं कैसे पैदा हुआ होगा? मुझे पता है यहाँ पर, मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चे समझ गए होंगे। स्पार्क पैदा हो रहा है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज वही स्पार्क के रूप में एग्जिबिट होता है। तो चार्ज कार में होगा, हैंडल में होगा, और वो आपके हाथ में आया। हाथ भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हैंडल से, मेटालिक हैंडल से, और आपकी बॉडी के हाथ में वो डिस्चार्ज हुआ, और आपको स्पार्क जैसा, वहां पर करंट जैसा, हम करंट बोलते हैं ना अपनी भाषा में, पर वो स्पार्क है, आपको पता है। और एकदम से आवाज भी आती है, कड़क करके आवाज भी आती है, और आपको एक स्पार्क भी महसूस होता है। और क्यों पैदा हुआ होगा वो? जब ये कार बहुत तेजी से एयर के अगेंस्ट रब हो रही होती है, तो फ्रिक्शन से एयर में भी चार्ज आ जाता होगा जो उसके साथ रब हुई होगी, और कार में भी चार्ज आ गया होगा। और वही जो रुका हुआ चार्ज था, उसका जो हिस्सा हैंडल पे था, हमारे निकलते समय और जब वापस आते समय उस हैंडल को जब हमने टच किया तो हमें स्पार्क के जैसा महसूस हुआ। और स्पार्क के जैसा महसूस क्या हुआ? स्पार्क महसूस हुआ, और ये बिल्कुल ट्रुथ था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमने ये सब नहीं देखा। हम सब ने ये सब देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अब आपको पूरी तरह से फुल ऑफ लाइफ दिख रहा होगा, या कहेंगे आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये सब्जेक्ट, अब इस टॉपिक में लाइफ आ गई होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये ऐसा नहीं लगता होगा कि ये सारी चीज़ें मुझे याद करनी है और ये सब। अब आपको लगता होगा ये सारी चीज़ें ऐसा आसपास होती हैं, उसे पता करना है। तो अब स्टडी हैज बिकम नोइंग। इससे पहले हम स्टडी कर रहे थे, फैक्ट्स को याद कर रहे थे, और अब हम क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। वी आर नोइंग, लर्निंग। डिफरेंस आ गया, और वहीं से इंटरेस्ट आएगा, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहां पर देखा हमने? अरे हाँ, रिमेंबर, वो तो बहुत ही एक्साइटिंग डेज थे हमारे, जब पहली बार हमें किसी सीनियर ने सिखाया था, या हमारे गली मोहल्ले में किसी ने सिखाया था, स्केल ले, और स्केल लेके पहुंच जा, रब कर अपने हेयर्स को, और हेयर्स को रब करके उसके बाद स्केल को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के ऊपर रख। वो कागज के टुकड़े उस स्केल से चिपक जाते थे अट्रैक्ट होकर, या छोटे छोटे स्ट्रॉस के पीसेस ले
वो चिपक जाते थे, डस्ट पार्टिकल्स को भी खींच लेता था अपनी तरफ। मेरे साथ बड़ा अजीब किस्सा हुआ। मैंने जब नया नया सीखा तो बहुत छोटे में ही सीखा था, क्लास में किसी से सीखा था, उसने रब करके ऐसे दिख जादू, हम लोग तो बोलते हैं जादू, क्योंकि हम उसके पीछे की साइंस नहीं, जब भी कोई चीज़ समझ ना आए तो वो जादू है, और जब समझ आ जाए तो साइंस है। तो तब हम तो यही बोलते हैं जादू दिखाता हूँ। तो मेरे दोस्त ने बोला था जादू दिखाता हूँ, स्केल लिया था, स्केल को रब किया था अपने हेयर में, और उसके बाद उसने छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचा था। और मैंने उससे बोला था, और मैं काफ़ी स्मार्टली उसको दिखा रहा था कि है मुझे पता है क्यों हुआ है। तो पूछता था क्यों है, मेरे को पता कहाँ था, बट ईगो कि मेरे दोस्त को कैसे पता है और मैं पता कर लूँ, और जब पता लग जाए और कहीं ना कहीं दोस्त आगे है टेक्नोलॉजी में, ये पता लग जाए, तो सबसे बेस्ट रहता है किसी ऐसे को दिखाओ जिसको ये टेक्नोलॉजी ना पता लगे, एटलीस्ट किसी और से तो बेटर दिखे। लेकिन मेरे साथ थोड़ा बुरा हुआ था। मेरे साथ ये बुरा हुआ था कि मैं उसकी निटिग्रिटीज नहीं जानता था। मैंने यही चीज चम्मच के साथ करके करना शुरू किया। मैंने चम्मच लिया और अपने घर पे साइड वाला एक छोटा बच्चा था जो मेरे से भी छोटी क्लास में था, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसको बुलाया घर पे, आज मैं तेरे को जादू दिखाऊंगा। चम्मच लाया, सिर पे जोर जोर से रब किया, उस मेटालिक चम्मच को जब जोर जोर से रब किया, उसके बाद कागज के ऊपर रखा, कागज नहीं आए, कागज ऊपर नहीं आए, समझ नहीं आया, जादू फेल, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन फिर समझ आया कि नहीं यार, किसी भी दो चीज को रब करने पे ये सब नहीं होगा, पर्टिकुलर पेयर्स हैं। और ये भी समझ में आया कि मेटल को रब करके कुछ नहीं होने वाला, जिसका मैं रीजन बताऊंगा बाद में। उस समय तो समझ नहीं में आया नहीं कि क्या कारण था कि मेटल को रब करने से उसने कागज के उन छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा। बाद में जरूर समझ में आया। और जब मैंने फिर वापस वही वाली बॉडी ली, कॉम्ब ही लिया, कंघी ही ली या स्केल ही लिया, और जब कंघी को मैंने या स्केल को मैंने रब करके उन कागज के टुकड़ों के ऊपर रखा तो उसने उसे खींच लिया। तो डेफिनेटली ये तो क्लियर हो गया, कुछ तो मॉडिफिकेशन आ गई थी। जो कंघी पहले उन कागजों को नहीं खींच रही थी अपने आप को, रबिंग के बाद खींचने लग गई, कुछ तो उसमें मॉडिफिकेशन आ गई, कहीं ना कहीं उसमें स्टैटिक चार्ज आ गया, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा पता लग रहा है, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहा है। तो ये वो एग्जाम्पल है जो हम सब ने कभी ना कभी बचपन में, इसलिए मैं इतना बोल गया इस बारे में, क्योंकि हम सब के लिए वो सबसे पहले बहुत एक्साइटिंग रहा था जब फर्स्ट टाइम कागज के टुकड़े उस कॉम की तरफ या उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। एनीवे, तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमने डे टू डे लाइफ में देखे हैं, जहाँ पर स्टैटिक चार्ज आपको देखने को मिलता है, और स्टैटिक चार्ज के डिस्चार्ज होने पर आपको फील होता है, सुनता है, या उसका स्पार्क दिखाई देता है। एनीवे, ये एक और एस्पेक्ट हो गया जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। फिर बात आती है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये पहली बार ये फेनोमेना कब देखा गया, और पहली बार जब ये फेनोमेना देखा गया तो यह जिसकी जी पता नहीं, कई होंगे जिन्होंने ऐसे फेनोमेना देखे होंगे जो रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल, जो इसकी जो पहली डिस्कवरी है, जिसको माना जाता है कि जो पहली बार इसको जब डिस्कवर किया गया था, तो थेल्स नाम के साइंटिस्ट जो कि मिलेटस में रहते थे। यस एवरीबॉडी, कौन? थेल्स नाम के साइंटिस्ट। थेल्स नाम के साइंटिस्ट मिलेटस में रहते थे, और मिलेटस ग्रीस में एक जगह है। और वहां पर उन्होंने क्या देखा? वहां पर उन्होंने देखा कि
एम्बर नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जब उसे वूल के साथ आप रब करते हो, एम्बर नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसे आप वूल के साथ रब करते हो, तो वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को, छोटे छोटे स्ट्रॉ के टुकड़े को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ये फेनोमिना जो अट्रैक्शन का है, रबिंग के बाद जो हुआ है, ये पहली हिस्टोरिकल डिस्कवरी थी कि बॉडी में मॉडिफिकेशन हो जाती है रबिंग के बाद, और वो अट्रैक्ट करने लग जाता है कुछ छोटे छोटे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स को या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को। तो ये इसकी पुरानी कहानी है जहां से इसको डिस्कवर किया। एनीवे, बात करते हैं इसके बाद कि वो जो एम्बर है उसे ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यस, मैंने स्पेलिंग गलत नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज में के ही आता है। सो ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या के ही आएगा। और शायद इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही बाद में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं उसका भी ओरिजिन यहीं पे लगता है। तो सम अप करते हैं, अभी तक जो भी बोला उससे क्या पता लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन: इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। ये पहली चीज। उसके बाद आसपास हमने बहुत जगह पे बहुत सारे ऐसे फेनोमेनास देखे जहां पर स्पार्क देखने को मिला या लाइटनिंग देखने को मिली, और वो कब दिखी? जब दो बॉडीज आपस में रब होती हैं उसके बाद। और हमने कहा कि हो ना हो रबिंग से कहीं ना कहीं रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है, और जब भी उसे डिस्चार्ज होने का मौका मिलता है वो अपने आप को स्पार्क साउंड के रूप में एग्जिबिट करता है, दिखलाता है। यहां तक हो गया? ओके, ये क्लियर हो गया। तो जब हमें ये पूरा पता लग गया तो एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन आपके लिए। Why when comb is rubbed with moist hair, it does not attract small paper bits. सो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगर कॉम को हम मॉइस्ट हेयर्स, थोड़े गीले बालों में से अगर लेके जाएं और ड्राई हेयर से ना रब करके गीले बालों में से रब करें, तो उसने छोटे छोटे पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं किया होगा? डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। मॉइस्ट हेयर्स, मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर होगा उसमें, और मॉइस्चर मतलब वहां पर वाटर कंटेंट है वहां पर, और वाटर चार्ज को अपने में डिस्चार्ज होने देगा। तो जो भी चार्ज पैदा हो रहा होगा रबिंग से, वो उस मॉइस्चर में ही डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसलिए उस कंघी में कोई भी रुका हुआ चार्ज नहीं होगा। इसलिए वो किसी भी पेपर के बिट्स को या स्ट्रॉ के छोटे छोटे टुकड़ों को या डस्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर में पानी है, और उसमें पानी में उसका जो रुका हुआ चार्ज है वो डिस्चार्ज हो चुका होगा, इसलिए वो चार्ज नहीं हो पाएगा, इसलिए उसमें स्टैटिक चार्ज नहीं आएगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दूसरा, जितने भी वो एक्सपेरिमेंट्स मैंने बताए थे आपको, जैसे जब कार या ट्रक्स चल रहे हैं तो उनमें आपने देखा तो रुका हुआ चार्ज आ गया था, जब हम हैंडल को टच कर रहे थे तो हमें स्पार्क आया। ये सारी फेनोमेनास आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे हॉट समर्स में,
बिकॉज हॉट समर्स में मॉइस्चर बहुत कम है, तो ये जो रुका हुआ चार्ज है उन्हें कहीं पर डिस्चार्ज होने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो वहीं पर रहते हैं और इसलिए हमें वो इस हॉट समर्स में ये फेनोमेना ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ मॉइस्चर मिला वहाँ पर डेफिनेटली इनको रास्ता मिल जाएगा इस चार्ज को वहाँ से डिस्चार्ज होने में, और इसलिए हमें कभी भी ऐसे फेनोमेनाज इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट वाले सीजन में नहीं देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है बहुत सिंपल था, ये भी क्लियर हो गया होगा। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है, why trucks carrying inflammable substances, ज्वलनशील पदार्थ, why trucks carrying inflammable substances, they have hanging metallic chains touching the ground। तो जो पुराने टाइम के ट्रक्स थे जिनमें पेट्रोल जाता था, डीजल जाता था, एलपीजी जाता था, उसमें पीछे रियर साइड पे चेन होती थी, मेटल की चेन्स होती थी, लटकी हुई होती थी, जो जमीन से सटकर चलती थी जब ट्रक चलता था। क्यों? खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि जब ट्रक चलता होगा एयर फ्रिक्शन से उस पर स्टैटिक चार्ज आ जाता होगा। अगर आसपास कहीं मॉइस्चर मिल जाए तो स्पार्क के रूप में अपने आप को एग्जिबिट करेगा, दिखलाएगा। उस स्पार्क में कहीं हो सकता है कि अंदर का जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल, एलपीजी या कोई और गैस, उसमें आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, इट कैन एक्सप्लोड। इसीलिए वो जो चेन्स थी पीछे की, मेटालिक चेन थी, वो जो मेटालिक चेन्स एक रास्ता देते हैं इन रुके हुए चार्ज को, ये मेटालिक चेन्स रास्ता देते हैं इस रुके हुए चार्ज को कि वो अर्थ में चले जाए। सो दीज मेटालिक चेन्स गिव a path to this static charge so that it can move towards the earth and get into the earth। तो इससे क्या होता है, एक्सप्लोजन अवॉइड हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि why trucks carrying inflammable substances have metallic chains hanging to the rear part of the truck and touching the ground, and answer is due to friction of air the moving trucks can acquire static charge। तो चलते हुए ट्रक्स एयर फ्रिक्शन के कारण एक्वायर कर सकते हैं स्टैटिक चार्ज, एंड दिस स्टैटिक चार्ज कैन डिस्चार्ज एंड कैन प्रोड्यूस स्पार्क, एंड दिस स्पार्क कैन एक्सप्लोड द ट्रक, एंड टू अवॉइड दिस द मेटालिक चेन्स give this static charge a alternative path so that it get into the earth and this explosion can be avoided, और ये एक्सप्लोजन अवॉइड किया जा सके। वो एक और रास्ता दे रहे हैं इस चार्ज के लिए, जो रुका हुआ चार्ज पैदा हो गया, मेटल है, कंडक्टिंग होगा, तो वो एक और रास्ता दे रहे हैं जिससे वो अर्थ में चले जाए और कहीं स्पार्क वार्क होकर कहीं ऐसा ना हो एक्सप्लोजन हो जाए और कहीं ना कहीं उस इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस तक आग ना पहुंच जाए। आप समझ गए होंगे, दैट्स वाई ये हैंगिंग चेन्स थी। अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता। अब कार्स, ट्रक्स, इनके टायर्स में ही स्पेशल कार्बन मिक्स कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाई अ स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टिंग कार्बन इज मिक्स्ड इनटू द टायर्स ऑफ कार्स, एयरक्राफ्ट्स, ट्रक्स, एंड आंसर चेन की जगह ये हो गया। अब टायर्स ही काम कर जाएंगे। एयर फ्रिक्शन से एयरक्राफ्ट में जो स्टैटिक चार्ज आया, एयर फ्रिक्शन से ट्रक्स में जो स्टैटिक चार्ज आया, कार में जो स्टैटिक चार्ज आया, वो स्टैटिक चार्ज को इन टायर्स से अर्थ होकर, क्योंकि आपके टायर्स में अब कंडक्टिंग कार्बन है जिसकी मदद से कंडक्ट कर जाएगा, ये चार्ज कंडक्ट होकर अर्थ में चला जाएगा। स्पार्क के चांसेस खत्म, किसी भी ऐसे हादसे से आप बच जाएंगे, एक्सप्लोजन के हादसे से बच जाएंगे। एयरक्राफ्ट जैसे ही लैंड करेगा, और लैंड करते समय आपको पता है बहुत बड़ा फ्रिक्शन, बहुत बड़ा कांटेक्ट होता है उसके टायर्स और ज़मीन के बीच में, और
हमने टायर्स पे कंडक्टिंग कार्बन रख दिया, जो भी चार्ज उसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया है स्टैटिक चार्ज फ्रिक्शन के कारण, वो टायर्स के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। और इस तरह से अगेन आप एक्सप्लोजन या किसी ऐसी घटना से बच सकते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और डेफिनेटली एक छोटा सा काम किया इंसान ने, टायर्स में ही स्पेशल कंडक्टिंग कार्बन डाल दिया और इस स्टैटिक चार्ज को एक रास्ता दे दिया कि जब भी ऐसा चार्ज पैदा हो तो वो अर्थ में चला जाए और सब कुछ एकदम सेफ हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, ट्रक्स के पीछे मेटालिक चेन्स क्यों टंगी होती है, आंसर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्स, ट्रक्स या एयरक्राफ्ट्स में जो उनके पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, उनमें स्पेशल कंडक्टिंग कार्बन को क्यों मिक्स किया जाता है, इसका भी आंसर आपको पता लग गया होगा। होपफुली इतना भी हो गया। ये भी पता लग गया होगा कि ज़्यादातर स्टैटिक चार्ज आपको हॉट समर्स में ही क्यों देखने को मिलते हैं, आपको मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स में या जिस समय रेनी सीजन है या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में तब ये फिनोमेना क्यों नहीं देखने को मिलते। गीले बालों में कंघी जब हम रब करते हैं तो वो पेपर बिट्स को क्यों नहीं अट्रैक्ट करती है। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होते जा रहे हैं। रिवीजन जरूरी है। हो गया यहाँ तक? इज इट फाइन? ओके, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ तक भी पढ़ लिया, देन कम्स आंसर उसका, जो मैंने आपको कहा था, मैं चम्मच लेकर शुरू हो गया था, रब किया था, उसने कागज को अट्रैक्ट नहीं किया था। उसका आंसर आ रहा है अगले टॉपिक में, और अगला टॉपिक है what happens, how conductor, insulators and dielectrics behave when excess charge is given to them। जो कंडक्टर्स होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, और हाँ एक नया वर्ड आपने सुना होगा, डाइलेक्ट्रिक आज। जो कंडक्टर्स होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, जब हम उन्हें एक्सेस चार्ज देते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं वो हमें देखना है। तो सुने, तो अगला क्वेश्चन आपका कॉपी में आप लिख सकते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? हाउ कंडक्टर्स, insulators and dielectrics behave when excess charge is given to them। चलिए आंसर सुनिए। आंसर ये है, जब भी कंडक्टर्स को एक्सेस चार्ज देंगे, ये सारा का सारा एक्सेस चार्ज उसकी बॉडी की सरफेस पे आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। So any excess charge given to a conductor comes to the outer surface of the conductor and gets distributed। Any excess charge given to a conductor or a metal comes to the outer surface, बाहर आ जाएगा सर, सरफेस पे आ जाएगा, and gets distributed। शायद इसीलिए जब चम्मच को मैंने रब किया होगा, वैसे तो चम्मच के रब करने से बाल के चार्ज पैदा ही नहीं होता। इंसुलेटिंग बॉडीज जब रब करती हैं आपस में एक दूसरे से, वो भी कुछ पर्टिकुलर पेयर्स, तभी चार्ज पैदा होता है। बट मान लेते हैं चलो चम्मच में चार्ज आ भी गया होता, आता नहीं, मान लो चम्मच में चार्ज आ भी जाता, और चम्मच में जो चार्ज आता, क्योंकि चम्मच मेटल का बना था, वो सारा का सारा चार्ज पूरे मेटल में फैलता। चम्मच मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो चार्ज उस चम्मच से हाथ में आ जाता। हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मेरी बॉडी से वो अर्थ में चला जाता। चम्मच में चार्ज कहाँ रह पाता? इसीलिए वो डेफिनेटली उन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता, या उन तो हम वो फेनोमेना कभी हमें देखने को मिलता ही नहीं। और मैं जादू कर रहा था, जादू नहीं था, उसके पीछे लॉजिक से, चम्मच से नहीं हो सकता था, कंघी से हो सकता था। पर्टिकुलर पेयर्स इंसुलेटिंग हैं जो जिनके बीच में रबिंग पे ये पैदा होता है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है मुझे क्लास में भी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर किसी को भी किसी से रब करेंगे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा हो जाएगा दोनों बॉडीज में? नहीं पैदा होगा। कुछ पर्टिकुलर पेयर्स ही है जिन्हें रब करने पर ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? थोड़ी देर में समझाऊंगा।
यह अगले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं, और आगे चलने पर जो बात आती है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को जो भी एक्सेस चार्ज देंगे, वो एक्सेस चार्ज जिस जगह पे आपने रब किया इंसुलेटर्स को, सो व्हेन इंसुलेटर्स आर रब्ड, जो चार्ज पैदा होता है, या इसे भी साइड में करो, व्हेन एक्सेस चार्ज इज गिवन टू अ इंसुलेटर, अगर आप किसी भी तरह से एक एक्सेस चार्ज दे रहे हैं इंसुलेटर को एट सम प्लेस, किसी एक जगह पर उस इंसुलेटर पे, इट रिमेन्स लोकलाइज्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। वो लोकलाइज्ड रहेगी, वो वहीं रह जाएगी, वो फैलेगी नहीं। सो एनी एक्सेस चार्ज, यस क्या बोला मैंने, एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू अ इंसुलेटर एट अ प्लेस, किसी एक जगह पर इंसुलेटर के पर किसी एक जगह पर जो चार्ज दिया, वो उसी जगह पर लोकलाइज्ड रहेगी, फैलेगी नहीं। कंघी को जब आपने रब किया, जो एक्सेस चार्ज आया, कंघी के जिस हिस्से को रब किया वहीं रह जाएगा, फैलेगा नहीं। हेयर में जहां रब हुआ होगा, उस ड्राई हेयर में, उतनी उस जगह पर ही वो चार्ज पैदा हुआ होगा, फैलेगा नहीं बालों में। क्यों? दोनों इंसुलेटर्स है, बाल भी इंसुलेटर है, कंघी भी इंसुलेटर। ओके, एनीवे, ये भी हमें समझ में आ गया कि एनी चार्ज, एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू अ metal or conductor, it comes to the outer surface and gets distributed all over the body. And any excess charge given to an insulator at a place remains localized at that place and does not get distributed on that body. It remains localized at that place. Or dielectrics, they are type of insulators. Insulator ही है, लेकिन आगे हम लोग कैपेसिटर्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पता लगेगा कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दे आर इंसुलेटर्स, देयर बिहेव, जो उनका पूरा का पूरा बिहेवियर है वो पूरा का पूरा इंसुलेटर्स जैसा, लेकिन उनमें एक एडिशनल कैपेबिलिटी है कि दे कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं. हाँ, चार्ज को आगे नहीं भेज सकते अपने थ्रू, लेकिन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं. कैसे, क्यों, वो आपकी अगली यूनिट में आएगा, जहां पर हम पोटेंशियल और कैपेसिटर्स पढ़ेंगे. होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा. यस, डिस्टिंग्विश कर लिया हमने. एक्सेस चार्ज देने पर मेटल्स में क्या होता है, एक्सेस चार्ज देने पर इंसुलेटर्स में क्या होता है, एक्सेस चार्ज देने पर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है. होपफुली यहां तक भी आ गया होगा. और जैसे हमें ये भी पता लग गया कि एक्सेस चार्ज देने पर क्या होता है, तो उसके बाद जो अगली चीज आती है, दैट इज एक्सप्लेन दैट देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस. एक्सप्लेन करें कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही तरह के चार्जेस हैं. हमें ये एक्सप्लेन करना है, और ये आज का पहला अच्छा क्वेश्चन आया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस छोटे छोटे उसमें से फेनोमेनास पता लगेंगे आपको, या कुछ नोट्स या कुछ कंसेप्ट्स पता लगेंगे, वो भी नोट वर्दी होंगे और वो आपके काम के होंगे. सो प्लीज अपनी कॉपी में लिखें जो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन दैट देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्जेस. सो एक्सप्लेन that there are only two kinds of charges. चलो यहां एक्सप्लेन करो या देखते जाना, यही सब कुछ होगा. एंड थोड़ा सा रेडी हो जाओ. एक्सप्लेन करने वाले हैं कि दो ही तरह के चार्जेस हैं. क्या हुआ था ना, एक बार जब रबिंग शुरू हुआ ना, वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट ये रब कर इनके बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने. तो ऐसे में एक पिक्यूलियर एक्सपेरिमेंट
से ये स्टैब्लिश हो गया कि दो ही तरह के चार्जेस हैं। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर बाद में एनसीईआरटी पढ़ लेना और अच्छे से आपको रिवाइज करने के बाद वो अंदर तक आपके दिमाग तक पूरा अच्छे से समझकर ऐसा पहुंच जाएगा कि फिर उसके बाद उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक आसान है, बहुत आसान है। बट हाँ, एक नए बच्चे के लिए नया है, इसलिए वो सोच सकता है कि पता नहीं कैसे सोचना है, कुछ बड़ी बातें नहीं चल रही है। अब 2-3 महीने बाद इन बातों पे हंसोगे, सर ये क्या बता रहे थे, तो बहुत छोटी बात थी। अभी मैं अगर बताऊं कि मैं बहुत बहुत अच्छी कोई चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है, मुझे ही आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लल्लू सी चीज़ है। अब से 2 महीने बाद आप हंसोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे थे, बहुत आसान था। लेकिन अभी आपके लिए ये सब आसान नहीं है, और अभी आपको लग रहा होगा अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। सो इसमें कुछ भी ऐसा बहुत खास नहीं है। बस हम ये है कि कोई भी गलत कंसेप्ट दिमाग में ना चले जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन हो रही है। मेटल में क्या होता है, इंसुलेटर्स में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, मॉइस्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉइस्चर में स्टैटिक चार्ज के साथ क्या होता है, हॉट और ड्राई वेदर में कैसा होता है, हर एक को रब करेंगे चार्ज पैदा होगा क्या। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें क्लियर करते हुए चलना है, जिससे कोई मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में प्रिवेल ना करे। आप समझ गए होंगे। तो भले ही बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन स्टिल कुछ गलत चीजें आपके दिमाग में जा सकती हैं। सबसे पहले मैं एक बड़ी लाइन बोल देता हूं जो मुझे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी। ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हेन आई से देयर इज अ चार्ज इन अ बॉडी, आई मीन एक्सेस चार्ज। ये लाइन में 5 बार बोलता हूं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज मीन्स एक्सेस चार्ज इन दैट बॉडी। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज मीन्स एक्सेस चार्ज इन दैट बॉडी। यस, मैं बोर कर रहा हूं, एक और मैं बोल रहा हूं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज मीन्स एक्सेस चार्ज इन दैट बॉडी। एंड इसका मतलब क्या है, अगर एक बॉडी है, आप जानते हैं, और न्यूट्रल है, आपको पता है, उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट चार्ज कितना? 0। क्या प्रोटॉन्स में चार्ज नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज नहीं है? लेकिन अगर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉडी में है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो क्या कहेंगे इसमें चार्ज है? नहीं। क्या उनके जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनमें चार्ज नहीं है? नेगेटिव चार्ज है। जो उसमें 10 प्रोटॉन है उनमें चार्ज नहीं है? पर फिर भी हम कह रहे हैं पूरी बॉडी में चार्ज 0 है। क्यों? एक्सेस चार्ज है भैया, जो कैंसिल हो गए वो चार्ज नहीं है। सो अगर मैं कहूंगा, और इससे पहले भी मैंने एक वर्ड एक्सेस यूज कर रहा था बार बार, एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, आप समझ गए। ये एक्सपीरियंस होता है। एक एक्सपीरियंस टीचर अपने वर्ड्स गलत नहीं यूज कर पाता, क्योंकि उसे पता होता है एक एक चीज, है ना। तो इसीलिए मैं वर्ड एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पर। तो कभी भी अगर चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट दे मीन बाय सेइंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द एक्सेस चार्ज, जो उसमें अधिक है। तो अगर एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, क्लियर है, अगर एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन के जो 10 प्रोटॉन है वो तो कैंसिल कर जाएंगे। 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं जिन्हें कोई कैंसिल नहीं कर रहा, वो एक्सेस है। और वो जो एक्सेस 2 प्रोटॉन्स है जिन्हें कोई कैंसिल नहीं कर रहा, यही उसका चार्ज है। 2 प्रोटॉन का चार्ज है उस बॉडी में। अगर एक बॉडी में 20 इलेक्ट्रॉन है और अगर उसके पास 18 प्रोटॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन है, बताऊं या समझ में आ गया होगा? 20 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे कोई कैंसिल नहीं कर रहा, बाकी 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज उतना ही पॉजिटिव होता है। ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। सो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा उसमें। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द एक्सेस चार्ज, जितना भी ऐसा चार्ज है जो कोई कैंसिल नहीं हो पाया, जो एक्सेस है, वही चार्ज है। बाकी तो चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, इस पे और बात करने की जरूरत नहीं है। यस, आप लोग को आ गया टॉपिक। आप वापस आ जाए भैया यहाँ पर। और वो टॉपिक क्या चल रहा था? प्रूव दैट देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ चार्जेस। सिर्फ 2 तरह के ही चार्जेस है, ये प्रूव करो। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता लगेगा। आप एक काम करिए,
2 ग्लास रॉड्स लीजिए और 2 सिल्क की क्लोथ्स ले लीजिए। 2 ग्लास रॉड्स ले लिए, 2 सिल्क के क्लोथ्स ले लीजिए, आइडेंटिकल ले लीजिए, एक जैसे, है ना। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सीरियसली करना मेरे साथ। तो एक जैसी कांच की 2 रॉड्स, एक जैसे सिल्क के 2 क्लोथ्स। पहली वाली कांच की रॉड से पहले वाले सिल्क क्लोथ को रब करेंगे। ये ट्राई करेंगे कि अपने हाथ में ना पकड़ाओ, क्योंकि अगर कोई चार्ज पैदा हो रहा है तो हाथ से बॉडी में, अर्थ में चले जाएगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि वो कैसे करना है। कुछ इंसुलेटिंग ग्लव्स पहनकर करो या कुछ ऐसा। एनीवे, वापस मुद्दे पे आते हैं। ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क क्लोथ से और दूसरी ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब किया। एकदम आइडेंटिकल हुआ दोनों में एक्सपेरिमेंट। इस ग्लास रॉड से सिल्क क्लोथ पे रब किया, इसकी जैसी ही एक ग्लास रॉड से उसके जैसे ही एक सिल्क क्लोथ के साथ रब किया। तो जो इस ग्लास रॉड में चार्ज आएगा और जो इस ग्लास रॉड में चार्ज आएगा वो एक जैसा आएगा। इस सिल्क क्लोथ में जैसा चार्ज आएगा, इस सिल्क क्लोथ में वैसा ही चार्ज आएगा। अगर आपने इन दोनों ग्लास रॉड्स को इंसुलेटिंग थ्रेड से लटका कर इन्हें पास लाए तो ये दे विल रिपेल ईच अदर। एक्सपेरिमेंटली दिखा कि जब हमने उन्हें इंसुलेटिंग थ्रेड से लटकाया तो इन ग्लास रॉड्स ने, जिनको रब किया था अभी अभी सिल्क क्लोथ से, उन दोनों ग्लास रॉड्स ने एक दूसरे को रिपेल किया। और हमें पता है दोनों ग्लास रॉड्स में एक जैसा ही चार्ज आया होगा। क्या क्लियर हो गया, कंक्लूड हो गया क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या प्रूव हो गया? वहीं पर जो 2 सिल्क क्लोथ्स थी उन्हें जब हमने इंसुलेटिंग थ्रेड से सस्पेंड किया एंड व्हेन दे वर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर दे रिपेल्ड ईच अदर। तो वो जो सिल्क के क्लोथ थे जब उन्हें हमने इंसुलेटिंग थ्रेड से लटकाया और उन्हें एक दूसरे के पास लाए तो उन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल किया। उनमें भी एक जैसा चार्ज था और उन्होंने रिपेल किया। इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। होपफुली ये क्लियर हो गया। और जब इस सिल्क के क्लोथ को इस ग्लास रॉड के पास लेकर आए, धागों से लटकाकर, इंसुलेटिंग धागों से लटकाकर, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। क्या अगली चीज कंक्लूड हो गई? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अलग तरह के चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सिल्क में ग्लास रॉड से अलग चार्ज आया होगा और उन्होंने अट्रैक्ट किया। ग्लास और ग्लास में सेम आया, उन्होंने रिपेल किया। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये 2 चीजें इतने से पता लग जाती है, सोनो। लेकिन अभी भी ये नहीं पता लगता कि क्या तीसरी तरह का चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। हो सकता है पॉसिबल हो। तो उसके लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा बड़ा किया। उन्होंने एम्बर या एबोनाइट की रॉड ली। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एम्बर या एबोनाइट में से कोई एक ले लेते हैं। चलो एबोनाइट की रॉड ले ली। एबोनाइट की रॉड ले ली। सर ये एबोनाइट क्या होता है? यार मटेरियल है अलग अलग, है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। गूगल करो, देखो क्या चीज होती है। हंसोगे बाद में, देखा हुआ है सबने, ठीक है। एबोनाइट की रॉड को आप वूल के साथ रब करें या कैट फर के साथ। फिर से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वूल के साथ रब करिए। आप एबोनाइट की रॉड को वूल के साथ रब करिए, एक और एबोनाइट की रॉड को वूल के साथ रब करिए। आप जानते आगे मैं क्या करूंगा। एबोनाइट रॉड रिपेल करेगी, वूल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को लटकाओ पास में अट्रैक्ट करेगी। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर से प्रूव हो गया। लेकिन अभी भी प्रूव नहीं हुआ कि 2 ही चार्जेस पॉसिबल है। क्या पता 3 तरह के चार्ज पॉसिबल हो, क्या पता 4 तरह के चार्ज पॉसिबल हो। तो अब आ जाते वापस। ये जो अभी रब किया था ग्लास रॉड सिल्क के साथ, इस ग्लास रॉड को और वहां जो एबोनाइट रॉड को वूल के साथ, किसके साथ रब किया था मैंने? एबोनाइट रॉड को वूल क्लोथ के साथ रब किया था। तो जो वूल का क्लोथ है, जब उसको एक इंसुलेटिंग थ्रेड के साथ लटकाकर इस ग्लास रॉड के पास लाते, इन्होंने रिपेल किया। हाँ, वो जो वूल क्लोथ था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो रबिंग हुई है उसमें जो वूल क्लोथ था, रब होने के बाद जो भी उसमें चार्ज आया पता नहीं कौन सा, पर उसने ग्लास रॉड को रिपेल किया। क्या क्लियर हो गया कि वूल में वही चार्ज है जो ग्लास रॉड में, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और वहीं पर
जो एबोनाइट रॉड है जब उसको सस्पेंड किया इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, और यहां पर जो हमारे पास सिल्क का कपड़ा था जब उसको हमने इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से लटकाया, इनको पास में लाया तो इन्होंने भी रिपेल किया। इसका मतलब एबोनाइट रॉड में वो वाला चार्ज आया जो सिल्क में आया था। वहीं पर अब आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हैं। वहीं पर ये जो वूल का क्लॉथ था उसने सिल्क के क्लॉथ को अट्रैक्ट किया, मतलब अनलाइक है। और वहीं पर एबोनाइट रॉड ने ग्लास रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, मतलब अनलाइक है, क्योंकि अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। क्या क्लियर हो गया भाई? जब भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, एक में एक तरफ का चार्ज आता है, दूसरे में दूसरी तरह का चार्ज आता है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों में ऐसा हुआ। दोनों में जब रॉड रखी थी तो रिपल्शन हुआ था, मतलब लाइक चार्ज। जब वूल रखा था या सिल्क रखा था, रिपल्शन हुआ था, लाइक चार्ज। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस में हम जब भी रखे तो अट्रैक्ट किया। और साथ में अब क्या कंक्लूड हुआ? ये कंक्लूड हुआ क्योंकि वहां पर जो वूल का क्लॉथ था उसने पहले वाले एक्सपेरिमेंट के ग्लास रॉड को रिपेल किया। उस वूल में वही वाला चार्ज था, उसी टाइप का चार्ज था, उसी नेचर का चार्ज था जो यहां पर ग्लास रॉड में पैदा हुआ था जब इसे सिल्क के साथ हमने रब किया था। इसका मतलब अगर हम एक और एग्जांपल ले लें जहां किसी और को, दो इंसुलेटिंग बॉडीज को जिससे चार्जिंग पॉसिबल है, ऐसे किसी पेयर को ले लें और रब करें, तो किसी एक में वो वाला चार्ज आएगा जो कि ग्लास रॉड में जिस तरह का चार्ज पैदा होता है सिल्क से रब करने पे, और जो दूसरा वाला है उसमें वैसा चार्ज आएगा जो कि सिल्क पे पैदा हुआ था ग्लास रॉड में रब करने पे। इसका मतलब दुनिया में किसी को भी रब करो, किसी भी दो इंसुलेटिंग बॉडीज को रब कर रहे और अगर उनमें चार्ज पैदा हो रहा है तो एक चार्ज ग्लास रॉड वाला चार्ज पैदा होगा, जो ग्लास रॉड में जो पैदा हुआ था वैसा वाला पैदा होगा, और दूसरे वाले में वो वाला चार्ज पैदा होगा जो कि सिल्क क्लॉथ पे पैदा हुआ था वैसा वाला। इसका मतलब दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के चार्जेस हैं, एक वैसा जो ग्लास रॉड में पैदा होता है जब सिल्क से रब करते हैं, और एक वैसा जो सिल्क में पैदा होता है जब ग्लास रॉड से रब करते हैं, और तीसरा कोई चार्ज या तीसरे टाइप का कोई चार्ज होता नहीं है। जो चार्ज ग्लास रॉड में पैदा होता है उसका नाम रख दिया, उस टाइप के चार्ज का नाम रख दिया है, बस कन्वेंशन है, उसको नाम रख दिया है पॉजिटिव। और जो सिल्क में पैदा हुआ उसका नाम रख दिया नेगेटिव। आज के बाद जिस में ग्लास रॉड जैसा चार्ज होगा, ग्लास रॉड जैसा मतलब टाइप का चार्ज पैदा होगा, वो सारे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज है। और जिन में, मैं नहीं बोल रहा, जिन में सिल्क क्लॉथ जैसा चार्ज पैदा होगा वो सारे नेगेटिवली चार्ज कहलाएंगे। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। सो देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्या क्लियर हो गया होगा? पूरा एक्सपेरिमेंट याद है आपको? आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, ग्लास रॉड ने रिपेल किया लाइक चार्जेस से, सिल्क ने रिपेल किया लाइक चार्जेस से, और ग्लास रॉड और सिल्क ने अट्रैक्ट किया अनलाइक चार्जेस से। एबोनाइट को वूल से रब किया, एक और एबोनाइट को वूल से रब किया, एबोनाइट रिपेल किया लाइक चार्जेस से, वूल ने रिपेल किया लाइक चार्जेस से, एबोनाइट वूल ने अट्रैक्ट किया अनलाइक चार्जेस से। लेकिन वूल ने ग्लास रॉड को रिपेल किया, वूल में वो वाला चार्ज था जो ग्लास रॉड में है, इसका मतलब। और वहीं पर एबोनाइट रॉड ने सिल्क क्लॉथ को रिपेल किया, इसका मतलब एबोनाइट रॉड में वो वाला चार्ज आ गया जो सिल्क में आया था। इसका मतलब दुनिया में अगर और कोई भी पेयर लेंगे और करके देखा गया, एक में चार्ज कैसा आ जाता है जैसा ग्लास रॉड में आया था, और एक में कैसा चार्ज आ जाता है जैसा कि सिल्क में आ जाता है जब उसे ग्लास रॉड से रब करते हैं। होपफुली ग्लास रॉड में जिस तरह का चार्ज आ जाता है उसे पॉजिटिवली चार्ज नाम दिया गया, कन्वेंशन है, और वहीं पर जो सिल्क क्लॉथ में चार्ज आया उसका नाम रख दिया गया नेगेटिव। और ये जो नाम पॉजिटिव और नेगेटिव है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है किसने दिया था ये नाम, ठीक है। तो और ये पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट यहां से हुई। अब यहां एक और एस्पेक्ट मैं बाहर निकाल सकता हूं। जब ग्लास रॉड को, ध्यान से देखना मेरा एक्सपेरिमेंट, ये रही वो ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, इस जगह पे जब इसको इस जगह पे रब किया तो इसमें एक चार्ज आ गया जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं इस जगह पे, और सिल्क में इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस हैं, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं।
ये दो अलग अलग टाइप के चार्जेस हैं, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। जब इन्हें वापस टच करते हैं तो ये अपना एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब अलग करते हैं तो ये एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। इसका मतलब इनका चार्ज चला गया। आखिरी कंक्लूजन कि रब करने पे चार्ज अपोजिट तो पैदा हुआ ही, साथ में इक्वल भी पैदा हुआ, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब उन्हें वापस फिर से टच कर दें। अगर एक में +5 माइक्रोकूलम पैदा हुआ तो दूसरे में -5 माइक्रोकूलम पैदा हुआ, तभी तो टच करने पे उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया और 0 कूलम हो गया और दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। इसका मतलब ऑन रबिंग द charges are equal and opposite, and if they are again somehow made to contact each other, they will neutralize each other. This means charges also have a neutralizing capability or property. If equal and opposite charge come to contact, they neutralize each other. शायद इसी के पीछे रीजन होगा प्लस माइनस रखने का। +5 और -5 को ऐड करें 0, शायद इसीलिए एक का नाम पॉजिटिव और एक का नाम नेगेटिव रखा होगा, इस न्यूट्रलाइजिंग कैपेबिलिटी को देखते हुए। Yes, it makes sense, क्योंकि +2 -2 ऐड कर दो एल्जेब्रिकली 0 आता है। शायद इसीलिए एक का नाम पॉजिटिव रखा, एक का नाम नेगेटिव रखा, और दो तरह के चार्जेस ही पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को अगर आगे बढ़ा दें, पिथ बॉल ले लें, पिथ अगेन, और अगर हमने ये चार्ज जो ग्लास रॉड में आया पिथ में दे दिया, और जो सिल्क में आया वो एक और पिथ बॉल में ले दिया, उन 2 पिथ बॉल को अगर आपने धागे में लटका दिया, प्लीज बताओ क्या होगा। मुझे लगता है ये मुझे बिल्कुल भी बताना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। इस ग्लास रॉड में जब सिल्क से रब किया था, कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव। ये जो जहां पर पॉजिटिव चार्ज आया था, छोटी सी जगह पे उसको टच कर दिया पिथ बॉल पे। पिथ बॉल भी इंसुलेटिंग बॉल है, और जब हमने इस ग्लास रॉड को उस पिथ बॉल पे टच किया, तो टच करने से, कंडक्शन से, मतलब क्योंकि आप टच कर रहे हो, एक्चुअल कांटेक्ट पैदा कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चार्ज ट्रांसफर हो गया और इस पिथ बॉल में आया कुछ, तो वो पिथ बॉल क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। वो पहले क्या था? न्यूट्रल। और वहीं पर ये सिल्क में जो नेगेटिव चार्ज था, वो हमने टच करके एक और पिथ बॉल में दे दिया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया उस पिथ बॉल में। तो अब इन दोनों को जब लटकाएंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अगर 2 पिथ बॉल ले लें और दोनों को कांच की रॉड जो कि रब की थी सिल्क के साथ, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया था, उन 2 पिथ बॉल को देंगे, और दोनों पिथ बॉल में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब लटका देंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट या मुश्किल भी नहीं लग रहा होगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ पता लगी, अगर हम एक कांटेक्ट पैदा कर दें चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी के बीच में, तो उस कांटेक्ट के थ्रू, अगर वो कंडक्टिंग कांटेक्ट है या डायरेक्ट कांटेक्ट है, कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। आ रहा है समझ? क्लियर हो गया होगा। सो इसे चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कहते हैं, और जो पहला वाला है रब करने पे जो चार्ज पैदा हुआ उसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी कहते हैं। लेकिन हम ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कितनी तरह से चार्जिंग होती है। आज की क्लास बहुत बेसिक थी, आज की क्लास बहुत ही बेसिक थी, और मैंने आपको आज बहुत बेसिक सी चीजें बताई। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, अगर हम फटाफट रिवाइज करें और अगर हम बहुत सीरियस है तो हमें याद होना चाहिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट फेनोमेना जो डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर हम आप देखते हैं कि कहीं स्पार्क दिख रहा है हमें, कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रबिंग के बाद पैदा हुआ दिखता है हमें, कई बार हम अपना स्वेटर खोलते हैं हमें एकदम से स्पार्क लगता है, पक्का वो स्वेटर कहीं ना कहीं रब हुआ है किसी ऐसी इंसुलेटिंग बॉडी में, और उसमें एक रुका हुआ चार्ज कहीं एक जगह पे था, जब खोलते समय वहां पर हमारा हाथ लगा, हमें स्पार्क लगा। और वो स्पार्क कब लगता है? जब एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में डिस्चार्ज होता है। सो व्हेन डू वी सी अ स्पार्क? व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और स्टैटिक चार्ज discharges from one body to another body, है ना। हमारी बॉडी कैसी है? कंडक्टिंग है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हिस्टोरिकल, क्या? थेल्स नाम का साइंटिस्ट मिलेटस नाम की जगह में, जो कि ग्रीस में है, उसने एम्बर को लिया था, वूल के साथ रब किया था। एम्बर ने छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पेपर के जो बिट्स थे, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। ये पहली बार ये जो फेनोमेना अट्रैक्शन का देखने को मिला
इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का ओरिजिन या डिस्कवरी कहते हैं, जहाँ पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक को कहीं ना कहीं किसी के फेनोमेना को कहीं ना कहीं किसी एक्सपेरिमेंट में देखा गया। और फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि उसके बाद हम लोगों ने जो बात की थी कि क्यों चेन्स लटकी होती है ट्रक्स के पीछे, जनरली वो वाले ट्रक्स जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कैरी करके जा रहे हैं। क्यों आजकल कार्स, ट्रक्स और एयरक्राफ्ट्स के जो पहिए हैं, जो टायर्स हैं, उनमें स्पेशल कंडक्टिंग कार्बन मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरे चैप्टर में चार्ज मींस एक्सेस चार्ज। क्या मतलब भैया एक्सेस चार्ज में? क्यों मॉइस्ट एनवायरनमेंट में या जिस समय रेनी सीजन है उस समय हमें ये स्पार्क और ये सारे फिनोमिना नहीं देखने को मिलते? क्यों ड्राई हेयर में ही कॉम्ब को रब करने पर वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद व्हाई देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। और हमें याद है व्हाई देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पूरा एक्सपेरिमेंट हमें याद है शायद। ग्लास रॉड ली थी, सिल्क क्लॉथ लिया था, एक और ग्लास रॉड ली थी, सिल्क क्लॉथ लिया था, रब किया था, इनमें शायद दोनों ग्लास रॉड में एक जैसा चार्ज आया था, लटकाया था, रिपेल किया था इन्होंने। अच्छा, लाइक चार्जेस रिपेल और सिल्क ने और ग्लास ने आपस में अट्रैक्ट किया था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और ये सब मुझे लगता है सब कुछ याद होगा। प्लीज़ बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो का था आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना इस चैप्टर की तरफ, लेकिन हाँ करिकुलम पे बेस था। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट जो आज डिस्कस हुआ है, और वो शायद ये था कि किसी भी इंसुलेटर को जो भी चार्ज जहां देंगे आप, वो उसी जगह पे लोकलाइज रहेगा। कंडक्टर को जो भी चार्ज लेंगे आउटर सरफेस पे आके फैल जाएगा। ये सुनो, तो ये सारी चीज थी, अच्छे से पढ़िए। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चार्जिंग के मेथड्स, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और एक और चीज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एनसीईआरटी पढ़िए साथ साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू, एंड लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। होपफुली बी सीरियस, बी सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।